हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था व्याकरण के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो व्याकरण क्या चीज़ है, ठीक है। व्याकरण को कितने पार्ट डिवाइड करा है? व्याकरण को हमने 3 पार्ट डिवाइड करा है। कौन से? पहला है हमारा वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्ण विचार में क्या होता है। जो हमारे वर्ण होते हैं यानी कि स्वर व्यंजन होते हैं, अक्षर होते हैं, ये सब किसमें आते हैं? वर्ण विचार में आते हैं। शब्द विचार, जब उन्हीं अक्षरों से शब्द बन जाता है तो वो क्या होते हैं? शब्द विचार आते हैं। वाक्य विचार, जब उन शब्द कई शब्दों से मिलकर क्या एक वाक्य बन जाता है, उसका एक अर्थ निकलता है उस वाक्य का, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? वाक्य विचार। इसलिए वाक्य में बताया था मैंने, अशुद्ध होते हैं, शुद्ध वाक्य होते हैं, इस तरीके से और भी कई चीज़ें होती है, मैंने हम देखी। ठीक है, उससे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने कुछ चीज़ों के बारे में बताया था उसके बारे में देख लेते हैं। कल व्याकरण की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, जो कल मैंने व्याकरण शब्द को, ठीक है, व्याकरण शब्द को बाकायदा एक संधि विच्छेद करके पूरा खोल के बताया था कि कहाँ से क्या निकला है। ठीक है, तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? विक्रा से हुई है। किससे? विक्रा भाषा से हुई है, क्योंकि बेन जो था हमारा शब्द यही था। इसी शब्द के हम क्या बोल रहे थे? आर, फिर आर के आने से क्या बन गया? आखिरी का जो कर था क्या हो गया? करण हो गया था, संधि विच्छेद करके फिर बी था, और उसे इस तरीके से करके पूरा हमारा व्याकरण शब्द बना था। उसके बाद में हम देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे? संस्कृत कैसी भाषा है, संस्कृत कैसी भाषा है और हिंदी कैसी भाषा है। ये आप लोगों को मैंने कल बताया था। तो संस्कृत कैसी भाषा है बताइए। संस्कृत जो है हमारी वो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। कैसी? यहाँ जो बनेगा हमारा जो होता है संजम षटकोण वाला सा बनेगा। श्लिष्ट योगात्मक भाषा। और हमारी हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी जो है हमारी कैसी? वियोगात्मक भाषा है। योगात्मक भाषा। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हिंदी कैसी भाषा है। हिंदी जो हमारी वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत कैसी? संस्कृत क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट पूछा जाता है कि संस्कृत कैसी भाषा है। चलिए योगात्मक दे देंगे, वियोगात्मक दे देंगे और कई ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग हमारा जो है ये आंसर सही होंगे। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे वर्ण विचार। अब वर्ण विचार क्या चीज़ है? ठीक है, तो वर्ण विचार लिखने से पहले तो हम हेडिंग लिख लेंगे यहाँ नीचे, वर्ण विचार। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको अच्छी तरीके से लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था। उससे पहले एक चीज और आप लोगों को बता दूं मैं कि मुख्य जो है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, 3 कैटेगरी में व्याकरण को हमने डिवाइड करा है। लेकिन कई बुकों में और भी चीज़ों दी हुई है, जैसे कि इसी में दिया हुआ है ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा पॉइंट आता है, और चौथा पॉइंट दे रखा है कई बुकों में छंद विचार। ठीक है, और काव्य दे रखे हैं इसी में। ठीक है, लेकिन छंद और काव्य ये क्या है? जो मेनली जैसे मैं जो हूँ श्री कामता प्रसाद गुरु जी हैं, उनकी जो बुक्स वगैरह हैं उन्हें फॉलो करता हूँ। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है? उनके अकॉर्डिंग ये 3 ही हैं मेन, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जो छंद है और काव्य है, ये क्या चीज़? छंद और काव्य जो है ये वो हैं जो शब्द को, जो काव्य, जो छंद को या फिर काव्य को भाषा के लिए शुद्ध किया जाए। ठीक है, तो वो चीज़ है ये। ठीक है, तो ये जो इसमें नहीं आएगी। इसकी जो अगर लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, काव्य जो है, यहाँ पे छंद लिख दो, छंद काव्य जो है वो भाषा को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। यानी कि भाषा को शुद्ध करने के लिए तो हमारे यही जो वर्ण होते हैं, यानी कि जो अक्षर आते हैं वो आते हैं, शब्द उन्हीं वर्ण शब्द बन के वाक्य बनते हैं। बाकी ये जो है छंद और विचार, ये छंद हो गए, काव्य हो गए, ठीक है, ये क्या है? छंद काव्य वो है जो भाषा को शुद्ध करने के लिए नहीं यूज होते। ये किसने कहा? कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है हमें। ठीक है, तो ये जो है छंद और काव्य,
ठीक है, छंद हो गए, रस हो गए, अलंकार हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके के जैसे जो कविता वगैरह होती है ना कि उसका क्या सार निकल रहा, उसके तहत है ये सब, ठीक है। तो व्याकरण कहता है कि व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याकरण की जो डेफिनेशन देखिए क्या है। व्याकरण किसी रूप को, किसी चीज को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना क्या होता है, व्याकरण होता है। तो शुद्ध चीज तो यही आएगी ना, छंद और वकाफ, ये चीज उसमें नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में चलिए हम फिर इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रफ करते हैं, फिर वर्ण विचार को देखते हैं। वर्ण विचार क्या चीज़ की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन के बाद में जो उसमें स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, और स्वर व्यंजन किस तरीके से कैसे क्या होता है उन सबको हम देखेंगे। इसका लीजिए, फिर इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी नई स्लाइड है, इसमें हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे वर्ण विचार के बारे में, ठीक है। वर्ण विचार इसे हमने थोड़ा सा अलग कर दिया, अलग क्या कर दिया, हमने इसे खोल दिया, ठीक है। वर्ण क्या चीज़ है, ठीक है, और वर्ण के अंदर जो अक्षर है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो वर्ण है, वर्ण की डेफिनेशन क्या लिखी है, वह सबसे छोटी ध्वनि या मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी कि उसे अब तोड़ेंगे तब उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम वर्ण कहेंगे। यानी कि वह सबसे छोटी ध्वनि जैसे आ, अब आ को किस तरीके तोड़ेंगे, ई को किस तरीके तोड़ेंगे, तो वही चीज़ कही गई है, ठीक है। अक्षर क्या है, अक्षर दो या दो से अधिक मूल ध्वनियों से बना होता है। जैसे कि अक्षर, अब अक्षर क्या होते हैं, अक्षर का हो गया, का किससे बना हुआ है, नॉर्मल का रखा, का किससे बना हुआ है, का में जो है वो दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें कौन सी हैं, का जो अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो का एज इट इज आएगा, इसमें यहाँ हलंत लग जाएगा, प्लस आ हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहा गया, अक्षर क्या है, ये हो गया हमारा अक्षर, अक्षर को जो हमने तोड़ा तो ये हो गया, ठीक है। जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उन सब में ऑटोमेटिक ये आकी ध्वनि लगी होती है। यही जो अगर स्टार्टिंग से इस तरीके से लिखे हुए आते, का के नीचे जो अगर हलंत लगा होता तो ये क्या होता, सिर्फ अकेला एक अक्षर होता। तो यही चीज़ कही गई है, इसमें अक्षर दो या दो से अधिक मूल ध्वनियों से बना होता है। का में क्या आकी ध्वनि ऑटोमेटिक लगी हुई है, वही चीज़ कही गई है। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम क्या देखेंगे, जो हमारे वर्ण हैं, ठीक है, इन्हें किस तरीके से तोड़ा गया है, इसमें किस किस तरीके से कितने कितने टाइप आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि वर्ण, वर्ण को दो प्रकार में बांटा गया, दो कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वर्ण को दो प्रकार में बांटा गया। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं उन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सब लोगों को मालूम होगा, स्वर, दूसरा व्यंजन, एक स्वर हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा व्यंजन। इसे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। दो कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करा है उसे हम देखेंगे। देख, अब स्वर, सबसे पहले स्वर क्या चीज़ है, व्यंजन क्या चीज़ है, ठीक है। स्वर, स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, उन्हें हम स्वर बोलते हैं। और व्यंजन, व्यंजन वो होते हैं जिन्हें हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, उन्हें व्यंजन होते हैं। जैसे अभी मैंने का एग्जाम्पल लिया था, का में ऑटोमेटिक आ रहा है, तो का जो आ रहा है वो आ क्या है, आ जो है हमारा स्वर है। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और जो व्यंजन है व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। स्वर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स, VOWELS, और बचते हैं व्यंजन, यानी कि वोवल्स जो हमारे इंग्लिश में होते हैं कौन कौन से होते हैं, AEIOU, वही चीज़ हमारे यहाँ पे भी है जो स्वर है। व्यंजन है, व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, यानी AEIOU के अलावा जो हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो सब क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। अब एक चीज़ और देखते हैं, स्वर, स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, स्वर को संस्कृत में बोलते हैं अच, आ और चा, चा के नीचे हलंत लगा। व्यंजन को भी फिर संस्कृत में कुछ ना कुछ बोलते होंगे, व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, व्यंजन को संस्कृत में बोलते हैं हल, क्या, हल। क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को इस चक्कर में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आ गया हमारा, व्यंजन संस्कृत में क्या बोलते हैं, हल। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है।
और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पहला पॉइंट व्यंजन में हम लोग लिखते हैं क्या, स्वर जो होते हैं क्या होते हैं, जैसे बोल सकते हैं एक तरीके से कि ये हमारे स्वतंत्र होते हैं, यानी कि इनका उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र उच्चारण। और इसे क्या बोलेंगे, इसका पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा अस्वतंत्र, यानी कि ये अस्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होता है, सभी साथ होते हैं। तो क्या लिख देंगे, अस्वतंत्र, अस्वतंत्र उच्चारण, यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं या स्वतंत्र होते हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या है, दूसरे पॉइंट में हमारा ये है कि स्वर जो होते हैं वो हमारे किसी पर निर्भर नहीं होते, या ठीक किसी पर निर्भर नहीं होते, निर्भर नहीं होते। व्यंजन, व्यंजन को ले सकते हैं कि व्यंजन किसी पर निर्भर होते हैं, या फिर ले सकते हैं व्यंजन स्वर पर निर्भर होते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है हमारा, स्वर पर निर्भर होते हैं, स्वर पर निर्भर होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा। ठीक, उसके बाद में इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे हम, सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे जाके बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी। सभी स्वर सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, और व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में कुछ व्यंजन सघोष होते हैं, कुछ व्यंजन अघोष भी होते हैं। सघोष और अघोष मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसे बाकायदा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे सघोष होते हैं और अघोष होते हैं। इसी के अलावा हमारे अल्पप्राण आता है, महाप्राण आता है, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें जो हम देखने वाले हैं तीसरा पॉइंट वो ये है कि जो हमारे व्यंजन, जब हम व्यंजनों को बिना स्वर के लिखेंगे तो उसमें हलंत लग जाएगा। तो उस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिना स्वर के व्यंजनों, बिना स्वर के व्यंजनों, बिना स्वर के व्यंजनों के नीचे, व्यंजनों के बिना स्वर के व्यंजनों के नीचे हलंत लगता है। क्या लगता है, हलंत, हलंत लगता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कालिका में कामैया हलंत, हालिका कामैया हलंत, यानी इसका मतलब है ये कि आधा है, आधे हैं। चालिका कामैया, जैसे ये हो गया हमारे क्या एग्जाम। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ऊपर के में डाल दें या आप लोग उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रख करता हूँ कि अब जो हमारे आएंगे वो इसमें शुद्ध स्वर आएंगे। ठीक है, और व्यंजन स्वर आएंगे, उन्हें मैं इसका सोच रहा हूँ अच्छे तरीके डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ताकि आगे और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो चौथा पॉइंट होगा, वो हमारा चौथा पॉइंट कौन सा है उसे हम देखेंगे। चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, किस तरीके से जोड़ कराया गया है। ठीक है, तो हम सबसे चौथा पॉइंट हम जो देखेंगे वो चौथा पॉइंट हमारा ये है, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या। अब शुद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, यानी आ से लेकर औ तक सारे शुद्ध होते हैं, बस ऋषि को छोड़ के देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे। आ इ उ ऊ। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।
ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं हमारे आ ई उ ऋषि नहीं आएगा, उसका में सीधे आएगा क्या ए ऐ ओ और औ। तो टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे हो गए ये 10। इसमें यहाँ पे ऋषि गायब है और इसके बाद में अंग और आह गायब है, ठीक है। तो ये जो है हमारे क्या है, शुद्ध स्वर है। क्वेश्चन हमारा किस तरीके से पूछा जाएगा, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा ऑप्शन आएगा 10। अब इसी में चौथा हो गया, 5 पॉइंट देखते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या, क्वेश्चन जो इस तरीके से आता है, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, यानी हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो यही पूरे रहेंगे, ठीक है। चलिए पूरे में लिख देता हूँ, आ ई उ यहाँ पे जो बढ़ेगा इसमें वो बढ़ जाएगा क्या, ऋषि। फिर पूरे आएंगे हमारे ए ऐ ओ और औ। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, ये हमारे हो गए 11 क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ रहा हो कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है, इतने ये हो गए हमारे शुद्ध स्वर। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। अब छठा पॉइंट हमारा किस तरीके से बनेगा, छठा पॉइंट जो हमारा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, इसको मैं इरेज करके ऊपर लिख देता हूँ, या 11, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, क्वेश्चन पैटर्न हमारा ये चेंज हुआ, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, ठीक। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, यानी कि अब ये सब तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके अलावा जो हमारे 2 बच जाते हैं, कौन से बचते हैं, अंग और आह, वो भी इसमें आएंगे। जैसे कि सब लिख देता हूँ, आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। अब इसमें जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो हमारे कौन से आ रहे हैं, वो एक आ गया हमारा अंग और आखिरी आ गया आह। अंग आह जो है, इन्हें मिला के हमारी संख्या कितनी हो गई, 13। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन हमारे इसमें 3 तरीके से बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10, ऋषि नहीं आता शुद्ध स्वरों में। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11, इसमें हमारा ऋषि आ जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, जब वर्णमाला की बात आएगी तब हमारा अंग आ आएगा। और एक चीज और देख लें, ये जो हमारा अंग आ जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अयोगवा, अयोगवा। इन अंग आ को क्या बोलते हैं, अयोगवा। आगे मैंने अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करूंगा। अब हम देखेंगे व्यंजन की, ठीक है, कि व्यंजन में आगे क्या क्या बढ़ेंगे, किस तरीके से बढ़ेगा। तो व्यंजन का जो हम देखेंगे, चौथा पॉइंट देख लेते हैं व्यंजन में। व्यंजन में चौथे पॉइंट में क्या होगा हमारा, व्यंजन में हमारे चौथा पॉइंट में आएगा व्यंजनों की कुल संख्या। व्यंजनों की कुल संख्या कौन कौन कितनी होती है, हमें देखेंगे। व्यंजनों की कुल संख्या, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। तो इसमें देखेंगे व्यंजनों में कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है। व्यंजन की जो हमारी कुल संख्या होंगी वो होंगी कितनी, 39, 39। अब ये स्वर हमारे कितने हो जाते हैं,
स्वर हो गए हमारे टोटल कितने 13 और 39। जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारे कितने बन गए 52 वर्णमाला। वर्णमाला में कितने बन गए हमारे अक्षर या फिर वर्ण, तो कितने हो गए 52 वर्ण। 39 और 3 39 और 9 3 तो 12 12 का 2 कैरी आया 1 1 3 और 1 4 और 1 5 यानी 52 वर्ड। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा स्वर और व्यंजन का पूरा कॉन्सेप्ट, किस तरीके से कितने कितने और कहाँ कहाँ ये डिवाइड हुए हैं। उसके बाद में अब हम क्या देखेंगे इसमें, अब हम इसमें देखेंगे कि इनका जो है वो व्यवस्थित क्रम किस तरीके से, यानी कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। अब हम देखेंगे जो हमारे स्वर थे उनका उच्चारण स्थान किस तरीके से। जैसे आप लोग देख रहे होंगे तो ये हमारा ही एक जो स्केलेटन होता है, यानी ऊपर का जो पोर्शन है गर्दन तक का, उतना पोर्शन मैंने बनाया है। हैंड मालूम है कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। उससे पहले देखिए कहा गया है, मैंने यहाँ पे लिखा वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, यानी कि वर्णमाला जो है हमारे, ठीक है, तो इसका व्यवस्थित क्रम है। एक जैसे छोटा है, बड़ा है, फिर उसका छोटी बड़ी छोटा, तो ये सब क्या एक क्रम से ही तो बना हुआ है। यानी जो अगर एक क्रम नहीं होता तो पहले का आता, फिर छोटा आता, फिर चा आता, फिर पहले ज्ञा आता, फिर आखिरी में का छोटा आता। तो वही चीज़ का ये तो वर्णमाला। ठीक है, तो देखा जाए तो वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, वर्णमाला वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होगी। वर्णमाला की डेफिनेशन में ले सकते हैं कि वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में कहा गया है कि वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम, वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम किस तरीके से है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम उसका उच्चारण करते हैं उसके अकॉर्डिंग पे हमने रखा है उसका व्यवस्थित क्रम। तो किस तरीके से उच्चारण करते हैं, तो ये हमारा गला है। ठीक है, जब भी कभी हम कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले क्या होती है कि हम बोल रहे हैं, एट प्रेजेंट टाइम पे मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि मैं जब बोल रहा हूँ तो बोलने के लिए हवा जो है मेरे अंदर से होते हुए, ठीक है, गले से होते हुए मेरे मुख से बाहर निकल रही है। तो वही कहा गया, जब नीचे से हमारी एयर जाएगी, ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं, और इसमें क्या है ये जो हिस्सा होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से टच करके देखिए, जब गर्दन को आगे की तरफ झुकाइए और फिर देखिए यहाँ पे एक मोटा मोटा लगता है, इसे बोलते हैं हम कंठ। ठीक है, तो सबसे पहले किसे टच करती है, कंठ को कंठ बोलते हैं, या फिर इसे कंठे भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लिप्स होगा, उसी चीज़ मैंने जो कुछ इसके अंदर होता है उससे हम पूरा एक बार देख लेंगे तो किस तरीके से कैसा क्या है, ताकि हम लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब जैसे कि ये जो है, ठीक है, ये तो हमारे ओष्ठ हो गए। ओष्ठ बोले तो जो हमारे लिप्स होते हैं, यानी कि होंठ, अपनी नॉर्मल भाषा वैसे सही उच्चारण इसका ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ हो गया। उसके बाद में हमारी जीवा होती है, टंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो जीवा को भी यहीं पे कर देते हैं, यानी कि यहाँ से लिख दीजिए जीभ। ठीक है, नॉर्मल भाषा में जीभ और वैसे जीवा। उसके बाद में देखा होगा जब इस तरीके से जब हमारी जीभ होती है, जीभ को जब हम ऊपर टच करते हैं, चिकना चिकना सा आ रहा है, ठीक है, वो चिकना चिकना सा आता है, उसे बोलते हैं हम क्या, तालू। ठीक है, अब चिकना सा आ गया, अब चिकने से थोड़ा सा पीछे जाइए, जो हमारी टंग है उसको क्या करना है, पीछे बढ़ाइए। तो जो चिकना चिकना सा लग रहा है हमारी टंग में, मुंह के अंदर, उसे जब जीभ को हम पीछे लगाइए तो हल्का सा ऐसा दाने खुदरा खुदरा सा लगता है। ठीक है, तो इसके पीछे का जो भाग होता है, यानी यहाँ का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम मूर्धन्य। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक, अब इसमें बचता क्या है हमारा, कंठ हो गया, ठीक है, तालु हो गया, और ये जो पूरा होता है ये पूरा यहाँ वहाँ से लेकर जो तालु होता है ये पूरा जाता है और यहाँ तक आता है, इस तरीके से कंठ के आगे, और कुछ जो हिस्सा जो होता है वो यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो पूरा जुड़ा होता है इस तरीके से, ऐसे करके ये चीज़। ठीक, तो
यहाँ का हिस्सा जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, तालु हो गया। लिप्स जो तो हमारे बाहर होते हैं, ठीक है, ओठ हो गए, ठीक है। ये क्या हो गई, हमारी जीभ हो गई। ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, हमारा तालु, ये कंठ हो गया। और इसी को हम तालु भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, तालब भी बोलते हैं। उसके बाद में अब हमारा बचता क्या है, एक चीज़ और बच गई, इसको हम लिख सकते हैं टीथ, यानी कि दांत, और हिंदी में दंत, यानी ओष्ठ के पास में, यानी कि यहीं पर कहीं पे हम कर देते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे दांत, ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं दंत। ऊपर बिंदी लगा दो, चाहे नीचे आधी ना कर दो, तो वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इतना हमारा ये पूरा पोर्शन हो गया। अब उच्चारण स्थान देखते हैं या व्यवस्थित क्रम देखते हैं इसका। जो हमारा छोटा बड़ा होता है, यानी वर्णमाला होती है, इसका हम उच्चारण स्थान देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋषि, ए आए, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। तो ये है, ठीक है। इसमें क्या है, छोटा हो गया, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋषि, ए आए। उसके बाद बचते हमारे क्या, ओ और औ, ठीक। अब जो हमारा आ और आ है, ठीक है, अ छोटा बड़ा, आ को बोलते अ तो हमारा जो कंठ होता है, यानी सबसे पहले वायु टच करती कंठ को। तो आ का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो कहाँ से हो जाएगा, जो कंठ है यहाँ से। उसके बाद में हमारा ई जो होता है, ई में क्या होता है, जोर देखिए कहाँ पड़ता है, ई यानी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और ये कहाँ से जुड़ा होता है, ये पूरा पीछे यहाँ तक का जुड़ा होता है। तो ई का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा क्या हो जाएगा, तालु। ऊ में क्या है, हमारे जो ओष्ठ हैं, लिप्स हैं, ये क्या हो रहा है, सर्कल हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ओष्ठ का रोल है। तो ऊ इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, हमारा ओष्ठ से, ओष्ठ। उसके बाद में ऋषि एक होता है जो मूर्धन्य से मिलता है ना, पीछे की हिस्सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। ये क्या हो गया हमारा मूर्धन्य। उसके बाद में अब आता हमारा ए और ऐ। ए और ऐ में जो देखने वाली बात है कि हम यहाँ से इरेज करके इधर लिखते हैं ताकि अच्छे से और समझें। यहाँ लिख देते हैं ए और ऐ, ए और ऐ। अब इसका उच्चारण स्थान कहाँ से, ए को बोलिए, ए कहीं ना कहीं कंठ भी आ रहा है, ए और यहाँ तालु भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो संधि विच्छेद कर दे, संधि तो हम लोगों में पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो मैं संधि विच्छेद करूँ तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। वो किस तरीके से समझ में आएगा, उस तरीके से समझ में आएगा जब हम ए का संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो ए हमारा किससे मिलकर बना होता है, ए जो हमारा मिलकर बना होता है वो हमारा आ और छोटी ई से मिलकर बना होता है। इससे क्या बनता है हमारा ए। अब इसे पढ़िए एक साथ, आई। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से जाएगा, कंठ और तालु, इन दोनों का मेल। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंठ, इसका क्या हो जाएगा, तालु। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तब हमारा क्या बनता है, कंठ तालव्य। तो ए और ए का जो हमारा उच्चारण स्थान हो गया वो किससे हो गया, कंठ तालव्य से। अब ए का तो ये हो गया, ए का भी यही होता है, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद होगा वो इस तरीके से होगा। ए का क्या है, ए का किससे होता है, ए का जो हमारा होता है वो आ प्लस जो ये छोटा ए होता है इससे होता है, आए इससे मिलकर हमारा बनता है क्या, आए। जब संधि करेंगे तो हमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ए का जो है उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया, कंठ तालव्य। किस वजह से हुआ है, वो इस वजह से हुआ है, इसमें कौन कौन से जा रहे हैं, आ रहा, ई आ रहा, इससे मिलकर बना। तो आ किसका है, कंठ से बोला था, ई तालव्य से, इन दोनों का जोड़ क्या होता है, कंठ तालव्य। तो ए का जो उच्चारण स्थान कह दिया हमने क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। यही चीज हमारी किसमें है, ओ और औ में भी है, इसीलिए हमने इसे अलग से लिखा है और अच्छे से देखेंगे। इसका पहले हम संधि विच्छेद कर देते हैं। ओ का संधि विच्छेद किस तरीके से होगा,
आ प्लस ऊ, औ को पढ़िए, औ औ औ औ, कहीं ना कहीं ओ की ध्वनि आ रही है, हो गया ओ। आ किससे होता है, ये किसका, आ का उच्चारण क्या है, कंठ, और ऊ का उच्चारण क्या है, ओष्ठ। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। क्या बनेगा, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है, ये सही वर्ड बनेगा हमारा, क्या, कंठोष्ठ है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा, कंठोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ, इन्हें जोड़ दिया हमने, कंठ। अब इसे जोड़ते किस तरीके से, जोड़ा इस वजह से, जैसे ठा आ गया, ठा पे आका है, आ तो हर जगह लगा होता है, ओ है तो ओ को डायरेक्ट नहीं रखते, तो उसकी मात्रा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसी की मात्रा ओ की जगह औ की लगाई यहाँ पे, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ नहीं, कंठोष्ठ होता है, तो एक ही मात्रा लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उच्चारण स्थान। आ का उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा, कंठ हो गया। ई का तालु हो गया, ऊ का ओष्ठ हो गया, ऋषि का मूर्धन्य हो गया, ए आई का कंठ तालव्य हो गया, ओ औ का कंठ ओष्ठ हो गया, ठीक। तो ये था हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके बाद में हम देखते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चलिए इतना देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इसमें जो हमारे हर्ष स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, उसके बाद में हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर जो है हमारे अ, इ, उ और ऋषि, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा आती है, यानी कि सिंगल मात्रा है, यही छोटे हैं। अब दीर्घ स्वर जिनमें बड़े, बाकी सब जितने भी बचे हैं हमारे, वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी कई तरीके से संधि स्वर कहा गया। संधि स्वर किन्हें कहा गया, संधि स्वर ओ औ को और ए औ को, ए और ऐ को कहा गया। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये संधि से बने, आ और ऊ से मिलकर ओ बना है, ए आ और ई से मिलकर ए बना है, तो इन्हें संधि स्वर भी कहा है। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों से लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।